जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BSOC 133 समाज शास्त्रीय सिद्धांत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास समझ में आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने PYQ प्लस जो है आपसे बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस हमने है गैस पेपर में कवर कर दिए हैं। अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं तो उसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। इनको वेबसाइट से करना है, सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपको अपना कोड टाइप करना है। तो BSOC 133, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे BSOC 133, तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज देखिए आपका गैस पेपर आ जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, इसको परचेज कर लेंगे और PDF आपके डाउनलोड होके मोबाइल फोन में आ जाएगी, ठीक है। चलते वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, समाज में श्रम विभाजन पर दुर्खीम और मार्क्स के विचारों की तुलना कीजिए। यानी कि समाज में श्रम विभाजन पर दुर्खीम और जो है मार्क्स के क्या विचार थे उनकी यहाँ पर हमको तुलना करनी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रम विभाजन क्या होता है। तो श्रम विभाजन का अर्थ है कार्यों का अलग अलग हिस्सों में बंटवारा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति विशेष काम में दक्ष हो सके। यह समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विषय पर कार्ल मार्क्स और एमिल दुर्खीम दोनों ने विचार रखे, लेकिन उनके जो दृष्टिकोण थे वो अलग अलग थे। तो यहाँ पर श्रम विभाजन का मतलब क्या है, श्रम विभाजन का अर्थ है कि कार्यों का अलग अलग हिस्सों में बंटवारा, ताकि जो प्रत्येक व्यक्ति किसी विशेष काम में दक्ष हो सके, पारंगत हो सके। इससे क्या होता है, इससे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस विषय पर जो है कार्ल मार्क्स और एमिल दुर्खीम ने दोनों ने विचार अपने प्रस्तुत किए, लेकिन उनके जो दृष्टिकोण थे वो अलग अलग थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दुर्खीम का दृष्टिकोण। उनकी जो पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये कब पब्लिश हुई थी, ये आपकी पब्लिश हुई थी 1893 में। तो दुर्खीम ने श्रम विभाजन को समाज की एकता और सामंजस्य बनाए रखने का एक जरिया माना। उनके अनुसार जैसे जैसे समाज विकसित होता है उसमें लोग अलग अलग काम करने लगते हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान आदि। इससे समाज में जैविक एकता जो है पैदा होती है। अब मान ली जो शिक्षक व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो डॉक्टर का सामंजस्य बना के रखेगा, क्योंकि अगर कोई वो कभी बीमार हो जाता है वो डॉक्टर से अपनी दवा लेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, शिक्षक और डॉक्टर के बीच क्या होता है, सामंजस्य बना रहता है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उनकी कभी उसको जरूरत पड़ेगी और कभी उसको जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर देखते हैं दो प्रकार की एकता। पहली है यांत्रिक एकता। यह पारंपरिक और छोटे समाजों में होती है, जहां सभी लोग एक जैसे काम करते हैं और एक जैसे होते हैं। और यहाँ पर जैव एकता का मतलब क्या है, यह आधुनिक समाजों में होती है, जहां श्रम का विभाजन होता है, लोग अलग अलग काम करते हैं लेकिन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि जब एक दूसरे पर निर्भर होंगे तभी उनके बीच जो है सामंजस्य बन के रहेगा। दुर्खीम के अनुसार यह परस्पर निर्भरता ही समाज को मजबूत बनाती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके नकारात्मक पक्ष क्या है। तो दुर्खीम ने माना कि कभी कभी श्रम विभाजन अनियमित हो सकता है, यानी अब कार्यों का बंटवारा अनुचित हो और सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं मार्क्स का दृष्टिकोण क्या था। इसमें इनकी पुस्तक थी दास कैपिटल इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो मार्क्स ने श्रम विभाजन को शोषण का माध्यम माना। उन्होंने क्या क्या, श्रम विभाजन को क्या माना, शोषण का माध्यम माना। उनके अनुसार पूंजीवादी समाज में श्रम विभाजन का असली उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना और मजदूरों से ज्यादा काम लेना होता है। उन्होंने कहा कि जब श्रमिकों को केवल एक छोटा सा काम बार बार करना पड़ता है तो वे व्यक्तिगण का शिकार हो जाते हैं। उन्हें ना अपने काम पर अधिकार होता है और ना ही उनके परिणाम पर होता है। अब यहाँ पर देखते हैं व्यक्तिगण के चार रूप कौन कौन से हैं। यानी कि मजदूर अपने काम से अलग हो जाता है, व्यक्तिगण का मतलब है वह अपने उत्पाद जो वह बनाता है से अलग हो जाता है।
वह अपने सहकर्मियों से अलग हो जाता है, वह खुद अपनी मानवता से दूर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है व्यक्तिगण के जो है चार रूप देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं मार्क्स के अनुसार श्रम विभाजन पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाता है, लेकिन मजदूरों को जो है मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। यानी कि यहाँ पर जो मार्क्स कहते हैं कि श्रम विभाजन जो है ना वो शोषण का माध्यम है। उनके अनुसार जो है पूंजीवादी समाज में श्रम विभाजन का असली उद्देश्य होता है उत्पादन को बढ़ाना और मजदूरों से ज्यादा काम लेना। उन्होंने कहा कि जब श्रमिकों को केवल एक छोटा सा काम बार बार करना पड़ता है तो व्यक्तिगण यानी कि एलियनेशन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें ना अपने काम पर अधिकार होता है और ना ही उनके परिणाम पर अधिकार होता है। अब हम लोग इनकी तुलना देखते हैं। यहाँ पर तुलना जैसे बिंदु, इस उद्देश्य क्या है तो समाज में एकता, और दुर्कीम के अनुसार क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है समाज में एकता और संतुलन बनाए रखना। और इसमें मार्क्स का दृष्टिकोण क्या है? मार्क्स कहते हैं कि ये जो है पूंजीवाद, पूंजी का शोषण और मुनाफा, यानी इसमें क्या करते हैं पूंजीवाद जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो श्रमिकों है उनका शोषण करते हैं। क्या करते हैं? श्रमिकों का शोषण करते हैं और अपना मुनाफा बढ़ाते हैं। इसके बाद इसका प्रभाव देखें तो परस्पर निर्भरता और सहयोग, मजदूर का व्यक्तिगत और शोषण होता है। इसमें दृष्टिकोण तो सकारात्मक और रचनात्मक है, और यहाँ पर जो मार्क्स का दृष्टिकोण है वो आलोचनात्मक है और संघर्ष आधारित है। समाधान देते हैं तो नैतिकता और संतुलन, और इसमें क्या है समाजवाद और वर्गहीन समाज इसका जो है समाधान है। यहाँ पर हमने देखा कि जो है श्रम विभाजन पर दुर्खीम का दृष्टिकोण क्या है, तो श्रम विभाजन पर दुर्खीम कहते हैं कि श्रम विभाजन जो होता है ना वो क्या करता है, समाज में है जो कार्यों को अलग अलग लोगों में बांटता है। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जो कोई एक काम है वो विशेष व्यक्ति कर पाता है और वो उस काम में दक्ष होता है। दुर्खीम ने श्रम विभाजन को समाज की एकता और सामंजस्य बनाए रखने का एक जरिया माना। उनके अनुसार जैसे जैसे समाज विकसित होता है उनमें अलग अलग काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान आदि। तो यहाँ पर क्या होगा, शिक्षक जो है डॉक्टर सामंजस्य बना के रखेगा, क्योंकि मान लीजिए शिक्षक किसी दिन बीमार पड़ जाता है तो उसका डॉक्टर ही इलाज करेगा। अब वही अगर डॉक्टर से लड़ाई कर लेगा तो उसका इलाज कौन करेगा? तो वहां पर ये दोनों लोग क्या करते हैं, एक दूसरे में सामंजस्य बना के रखते हैं, और इससे समाज में क्या आती है, जैविक एकता आती है। अब इसमें दो प्रकार की एकता होती है। यांत्रिक एकता, यह पारंपरिक और छोटे समाजों में होती है जहां सभी लोग एक जैसे काम करते हैं और एक जैसे होते हैं। और जैविक एकता में क्या होता है, यह आधुनिक समाज में होती है जहां श्रम का विभाजन होता है और लोग अलग अलग काम करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जब ये लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो इससे क्या होता है, समाज मजबूत बनता है। इसके नकारात्मक पक्ष क्या है, तो दुर्खीम ने माना कभी कभी श्रम विभाजन जो होता है ना वो अनियमित हो जाता है, यानी जब कार्यों का बंटवारा अनुचित हो और सामाजिक संतुलन बिगड़ जाए। अब यहाँ पर जो मार्क्स का दृष्टिकोण होता है वो क्या कहता है, वो कहता है जो श्रम विभाजन होता है वो शोषण का माध्यम होता है। यानी पूंजीवाद लोग क्या करते हैं, समाज में श्रम विभाजन का असली उद्देश्य क्या करते हैं, उत्पादन को बढ़ाना और मजदूरों से ज्यादा काम लेना। उन्होंने कहा कि जब श्रमिकों को केवल एक छोटा सा काम जो है बार बार करना पड़ता है तो वे व्यक्तिगण का शिकार हो जाते हैं। उन्हें ना अपने काम पर अधिकार होता है और ना ही उनके परिणाम पर होता है। यानी कि वो किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो तो उस पर उनका कोई अधिकार नहीं है, और ना ही उससे कोई जो परिणाम आएगा उस पर भी उसका कोई अधिकार नहीं होता है। यहाँ पर एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से जो श्रमिक है उसका शोषण होता है। अब यहाँ पर जो व्यक्तिगण के चार रूप देखने को मिलते हैं। मजदूर अपने काम से अलग हो जाता है, वह अपने उत्पाद से अलग हो जाता है जो बनाता है, वह अपने सहकर्मियों से अलग हो जाता है, और वह खुद अपनी मानवता से भी दूर हो जाता है। मार्क्स के अनुसार श्रम विभाजन जो है पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाता है, लेकिन मजदूरों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद हमने तुलना देखी। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष। तो दुर्खीम और मार्क्स दोनों ने श्रम विभाजन को समाज की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना, लेकिन उनके दृष्टिकोण अलग थे। दुर्खीम ने इसे समाज में सहयोग और संतुलन लाने वाला माना, जबकि मार्क्स ने इसे शोषण और अलगाव का कारण बताया। दुर्खीम समाज में एकता देखना चाहते थे, वहीं मार्क्स जो है समाज को वर्ग संघर्ष के नजरिए से देखते थे। दोनों की सोच समाज शास्त्र को समझने के लिए आवश्यक और पूरक है। जहां पर हमने पहला क्वेश्चन कवर किया कि श्रम विभाजन पर जो है दुर्खीम और कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे, क्या क्या दृष्टिकोण थे। तो अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है सामाजिक तथ्य क्या है। सामाजिक तथ्यों के अवलोकन संबंधी नियमों को रेखांकित कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामाजिक तथ्य क्या होते हैं और सामाजिक तथ्यों के अवलोकन संबंधी कौन कौन से नियम हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सामाजिक संबंध। तो सामाजिक तथ्य जो है कि अवधारणा फ्रांसीसी समाजशास्त्री
एमिल दुर्खीम ने दी थी। उन्हें समाजशास्त्र को एक विज्ञान की तरह स्थापित करने के लिए यह विचार प्रस्तुत किया। दुर्खीम ने कहा कि समाज का अध्ययन उसी तरह करना चाहिए जैसे हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, तथ्यों और नियमों के आधार पर। यानी कि जो सामाजिक तत्व की अवधारणा है जो किसने दी थी, वो दी थी फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने दी थी। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें समाजशास्त्र का वैसे ही अध्ययन करना चाहिए जैसे हम लोग कैसे करते हैं, प्रकृति का अध्ययन करते हैं, वैसे ही हमको जो है समाज का अध्ययन करना चाहिए। अब देखते हैं सामाजिक तथ्य क्या है। तो सामाजिक तत्व वे नियम, मान्यताएं या परंपराएं हैं, संस्थाएं हैं और व्यवहार होते हैं जो समाज में मौजूद रहते हैं और व्यक्ति पर बाहरी रूप से प्रभाव डालते हैं। यह हमारे निजी सोच से अलग होते हैं और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य वे नियम, मान्यताएं या परंपराएं हैं या संस्थाएं हैं जो हमारे समाज में मौजूद रहते हैं और व्यक्ति पर क्या करते हैं, बाहरी रूप से प्रभाव डालते हैं और ये हमारी निजी सोच से अलग होते हैं और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद सामाजिक तथ्य की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। यहाँ पर विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता ये बाह्य होती, कैसी होती है? बाह्य होती है। सामाजिक तथ्य व्यक्ति के बाहर होते हैं, यानी वे पहले से समाज में मौजूद रहते हैं। उदाहरण के लिए भाषा, धर्म, कानून, ये सब क्या है? सामाजिक तत्व है। क्या है? ये सब सामाजिक तत्व है। इसके बाद बाध्यकारी, ये व्यक्ति पर दबाव डालते हैं। अगर कोई सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे दंड या आलोचना का सामना करना पड़ता है। उसके बाद देखते हैं सामूहिक। तो सामाजिक तत्व पूरे समाज में होते हैं, ना कि किसी एक व्यक्ति में। सामूहिक चेतना का हिस्सा होते हैं। क्या करते हैं? ये जो होते हैं सामूहिक चेतना का हिस्सा होते हैं। इसके बाद स्वतंत्र अस्तित्व। तो सामाजिक तत्व व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होते, ये समाज के स्तर पर जो है स्वतः चलते रहते हैं। यहाँ पर ये क्या, ये सब जो है सामाजिक तत्व की कुछ विशेषताएं थी। उदाहरण के लिए जैसे स्कूल का ड्रेस कोड है, ये आपके अनुसार नहीं होगा, स्कूल के अनुसार होगा। शादी की रस्में, भाषा बोलने का तरीका, कानून और नियम क्या होंगे, ये आपके अनुसार नहीं होंगे। ये जो है सब जो है समाज के अनुसार होंगे। ठीक है। इसके बाद है दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों का अवलोकन जो है कैसे करें। तो दुर्खीम ने यह जरूरी माना कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए 3 मुख्य नियम दिए थे, यानी कि 3 जो है रूल दिए थे। पहला रूल क्या है? सामाजिक तत्वों को वस्तुओं की तरह समझे। दुर्खीम ने कहा कि जैसे वैज्ञानिक प्रकृति की चीजों जैसे पत्थर, पौधे का अध्ययन करते हैं, वैसे ही समाजशास्त्री को सामाजिक तथ्यों को भी बाहरी वस्तु की तरह देखना चाहिए। भावनाओं या व्यक्तिगत सोच के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर हमें अध्ययन करना चाहिए। तो सबसे पहला रूल क्या है कि हमें सामाजिक तथ्यों को क्या करना चाहिए? वस्तुओं की तरह समझना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है सामाजिक तथ्यों को पहले से तय धारणाओं से मुक्त रखें। यानी कि जो सामाजिक तत्व है उनको आपको क्या करना है, पहले जो धारणाएं बनी हुई है उनसे आपको अलग रखना है, मुक्त रखना है। अध्ययन करते समय अपने विधि, विचार, अनुभव या भावनाएं बीच में नहीं लानी चाहिए। शोधकर्ता को निष्पक्ष रहना चाहिए ताकि सही परिणाम मिल सके। इसके बाद तीसरा नियम था सामान्य को सामान्य रूप में और असामान्य को असामान्य रूप में देखें। तो दुर्खीम ने बताया कि कुछ सामाजिक तत्व सामान्य होते हैं, यानी पूरे समाज में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, जैसे धर्म, शिक्षा आदि। वही कुछ तत्व असामान्य या रोगात्मक होते हैं, जैसे अपराध, आत्महत्या आदि। तो दोनों का अलग अलग तरीके से जो हमको अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो दुर्खीम की सामाजिक तथ्य की अवधारणा ने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित दिशा दी। उन्होंने यह दिखाया कि समाज को केवल सोचने या अनुभव से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तरीकों से समझा जा सकता है। सामाजिक तथ्यों का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि व्यक्ति क्यों किसी खास तरीके से व्यवहार करता है और समाज में नियम कैसे बनते हैं। आज भी दुर्खीम की यह अवधारणा समाज शास्त्र की जो है रीढ़ हड्डी मानी जाती है। यहाँ पर जो दिया गया प्रश्न क्या था? प्रश्न था हमारा यहाँ पर सामाजिक तथ्य क्या है। सामाजिक तत्व क्या होते हैं? वे एक तरह की परंपराएं या मान्यताएं होती है जो हमारे समाज में मौजूद होती है और वे हमारे ऊपर क्या करती है? बाहरी रूप से प्रभाव डालती है और हमारे जो निजी जीवन को बदलती है। सामाजिक तथ्यों के अवलोकन संबंधी कौन कौन से नियम है? तो वहां पर ये 3 नियम थे, वो हमने यहाँ पर देख लिए। ठीक है। इसके बाद हमने निष्कर्ष देखा। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है
सामाजिक परिवर्तन एवं क्रांति पर मार्क्स के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। यानी कि सामाजिक परिवर्तन और क्रांति पर जो है मार्क्स के क्या दृष्टिकोण थे उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कार्ल मार्क्स जो है 1818 से लेकर 1883 तक चले थे। समाज के आर्थिक और सामाजिक बदलावों को समझने वाले सबसे प्रभावशाली दार्शनिक और समाजशास्त्री थे। मार्क्स का मानना था कि समाज निरंतर बदलता रहता है और इसे बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है आर्थिक संघर्ष और वर्ग संघर्ष। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और क्रांति को समाज की प्रगति और विकास का जरिया माना। यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं और आर्थिक संघर्ष की बात करते हैं। तो समाज परिवर्तन का अर्थ क्या है, तो मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज की संरचना, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक संबंध और सत्ता का वितरण बदलता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे या कभी कभी अचानक क्रांति के रूप में भी हो सकता है। इसके बाद आर्थिक आधार और सामाजिक परिवर्तन। तो मार्क्स का कहना था कि समाज की बुनियादी आधार उसकी आर्थिक व्यवस्था होती है जिसे वे आधारभूत संरचना कहते हैं। इस आधार में शामिल है उत्पादन के साधन जैसे मशीनें, जमीन, कारखाने, उत्पादन के तरीके। इस आधार पर समाज की अधिभौतिक संरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर खड़ी होती है। इसमें राजनीति, कानून, धर्म, संस्कृति आदि शामिल है। जब आर्थिक आधार में बदलाव होता है तो वह समाज के अन्य हिस्सों में भी परिवर्तन लाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सामाजिक परिवर्तन एवं क्रांति पर जो है मार्क्स के क्या दृष्टिकोण थे। तो सामाजिक परिवर्तन का सबसे पहले हमने अर्थ देखा। आप देखते हैं आर्थिक आधार और सामाजिक परिवर्तन क्यों होता है। इसके बाद वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन का जो है मूल कारण है। यानी कि जो वर्ग संघर्ष होता है उसके कारण ही जो है सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो मार्क्स ने समाज को दो मुख्य वर्गों में बांटा था। पहला था बुर्जुआ यानी कि पूंजीपति वर्ग और दूसरा था प्रोलिटारियस यानी कि मजदूर वर्ग। इनके पास उत्पादन के साधन होते हैं उन्हें बुर्जुआ वर्ग कहते हैं और जो केवल अपनी श्रम शक्ति बेचकर जीवन यापन करते हैं उन्हें मजदूर वर्ग कहते हैं। ठीक है। मार्क्स के अनुसार ये दोनों वर्ग हमेशा संघर्ष में रहते हैं क्योंकि पूंजीपति जो वर्ग होता है वो मजदूरों का शोषण करता है। यह शोषण और असमानता समाज में बदलाव की आवश्यकता है जो पैदा करता है, क्योंकि जब मजदूरों का शोषण होता है, असमानता होती है तो ये क्या करता है, समाज में जो है बदलाव की आवश्यकता को पैदा करता है। ठीक है। जब मजदूर वर्ग अपने शोषण के खिलाफ संगठित होकर उठ खड़ा होता है तब वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन और क्रांति का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर जो सबसे मूल कारण क्या है, वर्ग संघर्ष जो है सामाजिक परिवर्तन का और क्रांति का सबसे जो है मूल कारण माना जाता है। उसके बाद देखते हैं सामाजिक क्रांति की आवश्यकता क्यों होती है। तो मार्क्स के लिए सामाजिक क्रांति वह आवश्यक घटना थी जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था खत्म होकर समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो। क्रांति के माध्यम से मजदूर वर्ग सत्ता प्राप्त करता है और एक नया समाज बनाता है जहां उत्पादन के साधनों की समान मालिकाना हो। यह क्रांति न केवल आर्थिक व्यवस्था को बदलती है बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में जो है व्यापक बदलाव लाती है। अब देखते हैं समाजवादी और साम्यवादी समाज की स्थापना। तो मार्क्स की कल्पना थी क्रांति के बाद एक समाजवादी समाज बनेगा जहां संसाधनों का स्वामित्व सामूहिक होगा, वहां कोई वर्ग भेद नहीं होगा, सभी लोग समान रूप से विकास के अवसर पाएंगे। अंततः यह समाज साम्यवादी समाज में बदल गया जहां हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार, हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार का सिद्धांत लागू होगा, इसमें कोई शोषण नहीं होगा, मानव जीवन की जो है पूर्ण स्वतंत्रता होगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो समाजवादी व्यवस्था थी ना वो क्या हुई, साम्यवादी में बदल गई। और साम्यवादी का मतलब है कि हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार और उसकी क्षमता के अनुसार जो है वहां पर चीजें मिलेंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन और क्रांति को समाज के विकास का जरूरी और अपरिहार्य हिस्सा माना। उनके अनुसार जब तक समाज में आर्थिक असमानता और वर्ग संघर्ष रहेगा तब तक सामाजिक परिवर्तन होते रहेंगे। क्रांति वह माध्यम है जिससे पुराने शोषणपूर्ण व्यवस्था को हटाकर एक नया न्याय संगत समाज स्थापित किया जा सकता है। ठीक है। मार्क्स के विचार आज भी दुनिया भर में कई सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक विचारधाराओं को प्रभावित करते हैं। उनका दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज केवल विचारों से नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं के बदलने से ही बदलता है।
यहाँ पर हमने देखा कि सामाजिक परिवर्तन का कारण थे, सामाजिक परिवर्तन क्या है, वो सभी टॉपिक जो हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। यहाँ पर हमने तीसरा प्रश्न भी कवर कर लिया है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, दुर्खीम ने किस प्रकार समाजशास्त्र को विज्ञान के तौर पर स्थापित किया, चर्चा कीजिए। तो एम एस दुर्खीम फ्रांस के एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने समाजशास्त्र को एक अलग और स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। तुर्कीम का मुख्य उद्देश्य था समाजशास्त्र को एक विज्ञान की तरह विकसित करना, जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान होते हैं। इसके लिए उन्होंने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक विधियों के आधार पर समझने और सिद्ध करने का प्रयास किया था। उन्होंने सबसे पहली अवधारणा क्या दी, सामाजिक तत्वों की अवधारणा दी थी। तो तुर्कीम ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए सबसे पहले सामाजिक तत्वों की अवधारणा दी थी। उनके अनुसार सामाजिक तत्व में नियम, मान्यताएं, परंपराएं या संस्थाएं हैं जो समाज के ऊपर स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं और वे जो है व्यक्तियों पर प्रभाव डालते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था सामाजिक तत्वों को, उदाहरण के लिए शादी, धर्म, भाषा, कानून आदि सभी सामाजिक तत्व है। ये हमारे व्यक्तिगत विचारों से अलग है लेकिन हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। दुर्खीम ने कहा कि जैसे भौतिकी में हम भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, वैसे ही हमको समाज शास्त्र में जो है सामाजिक तत्वों का अध्ययन करना चाहिए। तो पहला उन्होंने कदम क्या उठाया था, सामाजिक तत्वों की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इसके बाद विज्ञान की तरह समाज शास्त्र का अध्ययन। तो दुर्खीम ने समाज शास्त्र को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन की प्रक्रिया अपनाई। सबसे पहले निरीक्षण, इन्होंने कहा कि समाज का अध्ययन आंखों से देखकर, अनुभव करके और तथ्यों को समझकर किया जाना चाहिए। इसके बाद तथ्यों का विश्लेषण, उन्होंने आंकड़ों जैसे जनगणना, मृत्यु दर, आत्महत्या दर का उपयोग किया ताकि निष्पक्ष और वैज्ञानिक परिणाम निकल जा सके। इसके बाद तटस्थता, समाजशास्त्री को भावनात्मक रूप से निष्पक्ष रहकर समाज का अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद आत्महत्या पर अध्ययन उन्होंने किया। तो दुर्खीम का सबसे प्रसिद्ध कार्य था सुसाइड। यह पहला ऐसा समाजशास्त्रीय अध्ययन था जिसमें किसी सामाजिक घटना का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था। उन्होंने बताया कि आत्महत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि यह सामाजिक कारणों से भी होती है, जैसे सामाजिक एकता की कमी, धार्मिक या पारिवारिक नियंत्रण का अभाव, सामाजिक परिवर्तन। ये सब क्या है, आत्महत्या के जो है कारण हो सकते हैं। उन्होंने आत्महत्या की दर का विश्लेषण करके यह साबित किया कि समाज के ढांचे का व्यक्ति के व्यवहार पर असर पड़ता है। इस अध्ययन से वह समाज शास्त्र को वैज्ञानिक दिशा देने में बहुत मदद मिली थी। ठीक है। इसके बाद शिक्षा और धर्म पर अध्ययन। दुर्खीम ने शिक्षा और धर्म जैसे विषयों का भी गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि ये संस्थाएं समाज को एकजुट रखने और सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने का काम करती हैं। उन्होंने धर्म को सामाजिक एकता का माध्यम बताया, न कि केवल आस्था का विषय बताया। इसके बाद समाज शास्त्र को स्वतंत्र विषय बनाना। तो दुर्खीम ने विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र को एक स्वतंत्र और वैध विषय के रूप में पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने फ्रांस में पहला समाज शास्त्र विभाग शुरू किया और समाज शास्त्री जो है पत्रिकाएं निकाली थी। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो एम एस दुर्खीम ने समाज शास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए ठोस सिद्धांत, पद्धतियों और अध्ययन प्रस्तुत किए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि समाज भी एक वैज्ञानिक अध्ययन का विषय हो सकता है और उसमें भी नियम, कारण और प्रभाव होते हैं। उनके प्रयासों के कारण आज समाज शास्त्र जो है एक मान्य और वैज्ञानिक विषय माना जाता है। तुर्कीम के योगदानों ने समाज शास्त्र को केवल सोच विचार का विषय नहीं, बल्कि तथ्य और विश्लेषण का मजबूत आधार प्रदान किया था। यहाँ पर हमने टोटल 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी सभी क्वेश्चन जो हमने गैस पेपर में कवर कर दिए, तो उसको आप लोग जो है परचेज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।